हेलो फ्रेंड्स, हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे और कुछ व्यस्तता होने की वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पाया। तो वीडियो डालने में थोड़ा देरी हुई है। कुछ खेती का काम है, कुछ तबीयत खराब हो गई, तो कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से मैं लगातार आपको वीडियो नहीं दे पाया। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं कि नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर लगभग पूरा पढ़ चुके हैं, बस केवल दो ही टॉपिक बचे हैं। वन इज एम्ब्रियो एंड सेकंड इज एंडोस्पर्म। निषेचन तक हम पूरा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम चौथी यूनिट स्टार्ट है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो चौथी यूनिट में इम्पोर्टेंट तो है केवल एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। उसके बाद छोटे छोटे से टॉपिक और भी हैं, सिर्फ पॉली एम्ब्रियोनी है, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी है, एंड देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस है। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं ये एम्ब्रियोलॉजी के ही पार्ट है, मतलब उससे जुड़े हुए हैं। मैंने आपको प्रत्येक चैप्टर पढ़ाया है, एक भी चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। इसलिए क्योंकि एवरी चैप्टर, एवरी टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बीच में से एक भी टॉपिक छूट जाता है दैट मीन्स जो क्रम है, जो सीरियलिटी है, वो टूट जाती है। तो इसलिए हमने कुछ छोड़ा नहीं है, पूरा पढ़ाया है। और आज फिर उसी सीरीज में हम बात करते हैं एम्ब्रियो, नया टॉपिक एकदम। तो देखो, एम्ब्रियो हमने पढ़ा कि जब निषेचन होता है तो निषेचन होने से दो चीजें बनती हैं। एक तो बनता है जाइगोट 2n और एक बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं PEN, और ये होता है 3n। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये होता है 3n, ये होता है 2n। तो 2n की जाइगोट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन एंड मेनी डिवीजन के बाद बहुत सारे कोशिका विभाजन होते हैं। उसके बाद यहाँ इसमें डेवलपमेंट होता है एक एम्ब्रियो का, और इसमें भी दुनिया भर के डिवीजन होते हैं, तब जाकर के निर्माण होता है एंडोस्पर्म का। तो ये दो हमारे पास चैप्टर हैं। आज हम देखेंगे एम्ब्रियो और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है। अब देखो, यहाँ एम्ब्रियो से बनेगा भ्रूण, भ्रूण से बनेगा बीज, और बीज को हम वापस से जब बोते हैं तो फिर बन जाता है नया प्लांट। तो यही चक्र इन पादपों में चलता रहता है। एगुणित और द्विगुणित पीढ़ियां एक के बाद एक क्रम में आती रहती हैं, लेकिन अगुणित पीढ़ी कभी भी स्पष्ट नहीं होती। एक कम समय के लिए, अल्प समय के लिए आती है, उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। नाउ हम देखते हैं, देखो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो देखो, भ्रूण के अंदर ही डेवलपमेंट हो जाता है हर चीज का, यानी कि भ्रूण में ही डिफरेंशिएशन हो जाता है कि जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है तो उसी समय भ्रूण के अंदर ही डिवीजन, या हम कह सकते हैं कि लेबर का जो सेल्स, श्रम विभाजन, इसको कहते हैं लेबर डिवीजन ऑफ सेल्स, ये भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है कि कौन से भाग की सेल्स
रूट बनाएगी, रूट कैप बनाएगी, एपिकोटाइल बनाएगी, हाइपोकोटाइल बनाएगी, हाइपोफाइसिस, कोटिलेडन बनाएगी। ये सब एम्ब्रियो स्टेज में ही हो जाता है। उसके बाद तो सिर्फ केवल डेवलपमेंट होना होता है। तो शुरुआत में पता चल जाता है कि भाई कुछ ही विभाजनों के बाद कि कब जाकर के ऐसे ऐसे निर्माण होना है। तो आज हम यहाँ देखेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। उससे पहले हम देखें तो कुछ बातें हैं भाई कि प्रसुप्त जो एक बीज पत्री है उनमें एम्ब्रियो में केवल एक बीज पत्री मोनोकोट होता है और जो मोनोकोटिलेडन होता है, और जो डाइकोट्स हैं उनके अंदर डाइकोटिलेडन होता है। अब जो भ्रूण का डिवीजन है या जो भ्रूण का डेवलपमेंट है वो कुछ पादपों में तो जल्दी हो जाता है और कुछ पादपों में ये सुप्त अवस्था या फिर अच्छा देखो भ्रूण जो है ये ध्यान रखना है कि भ्रूण बीज के अंदर एक पौधे की प्रसुप्त अवस्था है। अगर हम देखें तो हर जैसे आपने मूंगफली खाई हो तो ऊपर की तरफ जो दो बीज पत्र होते हैं तो उनके ऊपर की तरफ नोक सी लगी होती है, तो वही नोक जो है वो ही एम्ब्रियो होता है। और जो बीज पत्र हैं जिनको हम खाते हैं जैसे तेल निकलता है तो मोटे मोटे होते हैं वो बीज पत्र है। ठीक, तो एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है। तो एम्ब्रियो के अंदर जब हम एम्ब्रियो को यानी कि हम सीड को बोते हैं तो उसका एम्ब्रियो सक्रिय होता है और सक्रिय होने के बाद फिर उससे एक नया पादप बनता है। तो हम यही कहें कि भाई एम्ब्रियो के अंदर एक जो पादप है वो बहुत ही डोर्मेंट स्टेज में है या सुप्त अवस्था में है, वही फिर बाद में वही जो भ्रूण के अंदर है वही बाद में नया पादप बनाता है। तो बीज के अंदर जो पादप है वो युग्मनज की कंडीशन नहीं है बल्कि वो भ्रूण की अवस्था में है। तो भ्रूण का मतलब होता है कि कुछ डेवलप हो चुका है, सेल्स अब एक नहीं रही, सेल्स में कई डिवीजन हो चुके हैं। तो कुछ लॉ है, लॉ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, लॉ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, लॉज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पहला जो नियम है वो है लॉ ऑफ पार्सिमोनी या मितव्यता का नियम। मितव्यता का नियम या लॉ ऑफ पार्सिमोनी। मितव्यता का नियम देखो ये क्या कहता है, बहुत सिंपल से नियम है, कोई बहुत ज्यादा टाइप नियम नहीं है। ये क्या कहता है, ये नियम कहता है कि बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करना है। जितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट है उतनी ही सेल्स बनानी है, ना उससे कम बनानी है ना उससे ज़्यादा बनानी है। अगर हम ज़्यादा सेल्स बनाते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है, और अगर हम कम बनाते हैं तो बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जितनी आवश्यक सेल्स होती है उतनी ही संख्या में सेल्स बनाई जाती है, उतनी ही सेल्स बनाई जाएंगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं बनाई जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मितव्यता का नियम। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति का नियम। उत्पत्ति का नियम, इसका मतलब है कि देखो इसकी जो उत्पत्ति है वो एक क्रम में होती है, एक क्रम होता है प्रत्येक स्तर का या प्रत्येक लेवल का, और उस लेवल पर जाने के बाद हम उसके आगे के लेवल का और पीछे के लेवल का पता लगा सकते हैं कि किससे आया होगा और क्या इसका आगे भविष्य होगा। तो इसको हम कहते हैं उत्पत्ति का नियम। यानी कि उत्पत्ति जो है वो एकदम एक निश्चित क्रम से होती है और हम उस क्रम के बाद उसके आगे के क्रम का निर्धारण कर सकते हैं। नंबर थर्ड है संख्या का नियम। संख्या का नियम,
लॉ ऑफ नंबर्स। देखो ये भ्रूण में विभाजनों के बाद जो संख्या बननी है वो निश्चित होती है, ना तो इसमें कम बनेगी ना इसमें ज्यादा बनेगी। जिस प्रकार से यहाँ पर ना मित्रता का नियम है, जितनी सेल्स की आवश्यकता होगी उतनी ही बनेंगी, उसी प्रकार संख्या का नियम है कि प्रत्येक डिवीजन के बाद जो सेल्स है उनकी संख्या निश्चित रहती है, ना बढ़ेगी ना कम होगी। नंबर 4 इज प्रवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। प्रवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। ये वही नियम कहता है कि भ्रूण विकास में निर्मित कोशिकाओं की भ्रूण में स्थिति इनके कार्य के अनुसार होती है। कि भ्रूण विकास में जो कोशिकाओं की स्थिति है भ्रूण के अंदर वो कार्य के अनुसार पहले से ही निर्धारित होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें 12 विधान हो। नंबर 5वां जो नियम है वो कहता है गंतव्य का नियम, लॉ ऑफ डेस्टिनेशन या गंतव्य का नियम, लॉ ऑफ डेस्टिनेशन। तो ये है कि जब भ्रूण का विकास हो जाता है या विकास होता है तो भ्रूण की जो सेल्स होती हैं वो फिर एक निश्चित अंक को बनाती हैं। अब एक चीज है भाई, यहाँ पर बार बार जो चीज आएगी वो है प्राक भ्रूण, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो, तो प्रो एम्ब्रियो से फिर एम्ब्रियो बनता है डेवलप लास्ट में। तो यह हम देखेंगे कब तक वो प्रो एम्ब्रियो रहेगा और कब वो फिर एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो ये सभी नियम है। मित्रता का नियम कि कुछ भी खर्च ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही खर्च होना चाहिए, अर्थात सेल्स जो है जितनी बननी चाहिए उतनी ही बनेगी, उससे ना कम ना ज्यादा। उत्पत्ति का नियम, इनकी जो उत्पत्ति है वो एक निश्चित क्रम से होती है और हम उस क्रम के बाद उसके आगे क्रम का निर्धारण कर सकते हैं। संख्या का नियम मित्रता के नियम संबंधित है कि जो संख्या है भ्रूण के अंदर प्रत्येक विभाजन के बाद निश्चित होती है, न उससे कम न उससे ज्यादा होती है। प्रवृत्ति का नियम, प्रवृत्ति का नियम है कि पहले से ही भ्रूण में कोशिकाओं का जो क्रम है या जो कार्य है वो निर्धारित होता है। और गंतव्य का नियम है कि भ्रूण के अंदर है प्राक भ्रूण से जब भ्रूण बनता है तो प्राक भ्रूण की सेल जो है भ्रूण में किसी न किसी भाग को बनाती है। तो ये कुछ अपने नियम थे। अब हम एक चीज देखते हैं थोड़ा सा, देखो यह है युग्मनज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये युग्मनज है और ये इसका हम दोनों तरह से बना लेते हैं। ये है भाई ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल और अभी नीचे बनाता हूं एक एनाट्रोपस ओव्यूल। ये इसका युग्मनज, और दिस इज एनाट्रोपस। और दोनों ही ओव्यूल के अंदर ये जो है वो जाइगोट है, जाइगोट, ठीक, दोनों ही ओव्यूल में ये जाइगोट है। अब आप देखेंगे इसमें
कि जो भ्रूण है उसकी स्थिति को जरा समझने की कोशिश करें, बाकी तो हम आगे बात कर ही लेंगे। तो देखो इस समय अगर आप देखें तो बीजाणु द्वार ऊपर की तरफ है और इस समय अगर देखें तो बीजाणु द्वार नीचे की तरफ है। भ्रूण की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भ्रूण जो है वो हमेशा, चलो मैं इसको यहां से हटाता हूं और थोड़ा इसको ऐसे बनाता हूं। देखो भ्रूण जो है वो हमेशा यहाँ बीजाणु द्वार की तरफ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये लो, दिस इज जाइगोट। युग्मनज या जो भ्रूण है वो हमेशा बीजाणु द्वार की तरफ होगा, चाहे वो आपको पास ओव्यूल किसी भी प्रकार का है। ये दोनों डायग्राम मैंने आपको इसीलिए बनाए हैं कि आप इसमें स्थिति समझ सकेंगे। मैं इसको बना दूं फिर आप पे ऐसा लगा ये अनट्रोपस हो गया तो फिर भ्रूण किधर जाएगा, तो इसलिए ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमेशा युग्मनज का निर्माण बीजाणु द्वार के पास ही होता है। और फिर उसके बाद अब जो भ्रूण बनेगा वो धीरे धीरे करके ऐसे अंदर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, अभी हम इसका जिक्र बाद में करेंगे, उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। देखो जब से पहला विभाजन होता है, ठीक है, तो पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है। मान लो मैं इसको बाहर निकाल दूं थोड़ा सा, या एक जैसे ये मैंने यहां पर बनाया था, ये मैंने पूरा बाहर निकाल लिया है, जिसको हम कह रहे हैं ये अब इस तरह से ये जाइगोट है, जाइगोट। ठीक है, अब इस जाइगोट में एक सेल डिवीजन होता है अनुप्रस्थ। पहला विभाजन अनुप्रस्थ की होगा, ये ध्यान रखना है, इस तरह से। तो इसमें अब दो सेल बनती हैं, एक सेल ये बनेगी, एक सेल ये बनेगी। अब चूंकि ये सेल मान लीजिए यहाँ पर बीजाणु द्वार है, इस तरह से ऐसे, तो बीजाणु द्वार की तरफ जो सेल होती है उस सेल को हम कहते हैं बेसल सेल। क्या कहेंगे उसको? बेसल सेल। और जो निवाहक की तरफ जो सेल होती है उसे हम कहेंगे एपिकल सेल। इसे हम कहेंगे बेसल सेल और इस वाली सेल्स को हम कहेंगे एपिकल सेल, शीर्षस्थ कोशिका। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है आपको, हमेशा आवृतबीजी पादपों में हमेशा भ्रूण का निर्माण एपिकल सेल से होगा। किससे होगा? एपिकल सेल से। अभी हम और बात करेंगे, थोड़ा उससे पहले कुछ देख लेते हैं। तो आधारी कोशिका और शीर्षस्थ कोशिका, दो कोशिका हमारे पास यहां बन जाती है। अब इन दोनों कोशिकाओं में भ्रूणों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन कि अगर जो शीर्षस्थ सेल है, आधारी कोशिका से तो केवल देखो निलंबक बनता है, सस्पेंशन। तो निलंबक वैसे भ्रूण का हिस्सा है, लेकिन जब तक भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तब तक वो भ्रूण का हिस्सा रहता है। जैसे डेवलपमेंट हो जाता है उसका कोई काम नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पर हम निलंबक की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। जहां पर जरूरत होगी केवल वहां पर करेंगे, हर जगह नहीं करेंगे। तो हम बात करेंगे केवल एपिकल सेल की। तो एपिकल सेल देखो जरा, इसमें हमेशा अंदर की तरफ बनेगी, तो इसमें एपिकल सेल इधर बनेगी और इसमें इधर एपिकल सेल उधर बनेगी। तो इसमें दो प्रकार की होती है। एक तो ये कि पराग भ्रूण की जो शीर्षस्थ कोशिका है, नंबर 1, द एपिकल सेल ऑफ प्रो एम्ब्रियो, पराग भ्रूण की इनकी ये जो सेल है पराग भ्रूण की शीर्षस्थ कोशिका अनुदैर्घ्य वृत्ति द्वारा विभाजित होती है। ऐसे, जैसे मान लो ये दोबारा बना दूं इस तरह से, ऐसे, तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये बेसल सेल और ये एपिकल सेल। तो इस तरह से, और एक इस तरह से हो जाए कि ये जो सेल है, ये एपिकल सेल अनुप्रस्थ विभाजित हो, ट्रांसवर्स, इस तरह से। तो इस आधार पर जो भ्रूण है, द्विबीजपत्री भ्रूण 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो भ्रूण है वो क्रूसीफेरी कुल के अंदर
पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रूसीफेरा टाइप। तो इस क्रूसीफेरा टाइप के अंदर हम देखें तो एपिकल सेल और जो बेसल सेल है उसमें जो आधारी सेल है ये, इस आधारी सेल की भूमिका केवल सहायक होती है। ये भ्रूण के निर्माण में भाग कम लेती है या फिर नहीं लेती। तो ये यहाँ ऐसे इस तरह से ये भ्रूण बन जाएगा और ये इसके निर्माण में भाग नहीं लेती है, तो दिस इज भ्रूण। ठीक है, केवल यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भ्रूण का निर्माण केवल एपिकल सेल से होता है। आधारी सेल की जो रोल है वो केवल एक सहायक कोशिका या सहायक भूमिका होती है। नंबर सेकंड इज एस्टेरॉयड टाइप। एस्टेरॉयड टाइप, तो इसमें सीधी सी बात है भाई, उसमें केवल एक सेल से बनती है, तो यहां पर भी दोनों सेल से बन जाएगी। यानी कि भ्रूण के निर्माण में जो बेसल सेल है और एपिकल सेल है उन दोनों का बराबर का योगदान होता है। यहाँ पर हम ये कहें इसको हम यहाँ से मिटा ही देते हैं इस तरह से, और ये यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये निलंबक है, सस्पेंसर, और ये एम्ब्रियो है। ऐसे इसके ना ये सस्पेंसर है, ये एम्ब्रियो है। तो दो प्रकार के यहाँ पर होंगे, एक तो है क्रूसीफेरा टाइप और एक है एस्टेरॉयड टाइप। जब भ्रूण की जो पराग भ्रूण है उसकी एपिकल सेल इस तरह से अनुदैर्ध्य विभाजित होगी तो हम कहेंगे दो प्रकार, क्रूसीफेरा और एस्टेरॉयड टाइप। सेकेंड इज कि जब पराग भ्रूण की या प्रो एम्ब्रियो की जो एपिकल सेल है ये, इसमें आपको 3 प्रकार से देखने को मिलेगा। इसमें पहला है सोलेनोइड प्रकार। तो इसमें 3 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। पहला है सोलेनोइड टाइप। तो सोलेनोइड के अंदर ये कह रहा है कि या तो कोई भूमिका नहीं होती आधारी कोशिका की या फिर इसकी सहायक भूमिका होती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, यहाँ पर भ्रूण का निर्माण केवल शीर्षस्थ सेल से होता है। अब जो तो इसमें होने को तो ऐसे विभाजन भी होंगे, लेकिन पहला विभाजन, इसके अंदर पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है, उस आधार पर है। तो ये हो गया सोलेनोइड टाइप। दूसरा है चिनोपोडियल टाइप या चिनोपोडियल टाइप। तो इसमें दोनों ही सेल भाग लेती हैं। दोनों ही सेल भाग लेती हैं, ऊपर वाली सेल भी, आधारी कोशिका भी और एपिकल सेल भी। इस तरह से। और थर्ड इज कैरियोफिलर। तो इसमें कैरियोफिलर में यह है कि भाई आधारी कोशिका का कोई योगदान नहीं होता। इसमें अगर निलंबक भी बनना होता है तो वो निलंबक भी किससे बनता है? शीर्षस्थ कोशिका से बनता है। आधारी कोशिका का कोई योगदान नहीं, इस तरह से। ठीक है, और इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो दिस इज द क्रूसीफेरी, दिस इज एस्टेरेसी, दिस इज
सोलेनेसी descended, Chenopodiaceae, and this is Caryophyllaceae. तो ये 5 प्रकार के एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियोस आपको डाइकोट में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। किस प्रकार से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए हमने ये डायग्राम बनाए थे, ये ऑर्थोट्रोपस है, ये एनाट्रोपस है, और हमने ये बता दिया कि भाई जो भ्रूण का निर्माण है वो जो जाइगोट का निर्माण है वो हमेशा बीजांड द्वार की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, निवाहक की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला पूरा भाग, ये सब बना हुआ है इससे भ्रूण कोश से बना हुआ है, ठीक है। और उस भ्रूण कोश का यूज करते करते जो हमारा युग्मनज है वो भ्रूण में डेवलप हो जाएगा। अब हम इसको देखें तो भाई हम कह रहे हैं कि पहला जो डिवीजन है, देखो इसमें आपको समझ में आएगा और भाई ये दोनों एक ही है, ओव्यूल है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए इस तरह दोनों डायग्राम बनाए कि इसमें बीजाणु द्वार ऊपर की तरफ है, इसमें बीजाणु द्वार या माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है। अब बात यह है कि इस प्रकार की जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट का अध्ययन सबसे पहले ये जरूर पता होना चाहिए आपको। हैंस्टीन वैज्ञानिक ने कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक प्लांट में किया। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक प्लांट में किया। तो इस डेवलपमेंट में अगर आप देखें, देखो बात यह है, अभी हमने देखा कि एक सेल यानी कि मैं युग्मनज को अपने अध्ययन की दृष्टि से बाहर निकाल लेता हूं, ये हम पढ़ने के लिए मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं इस तरह से। और मैंने इसे बताया भाई पहला जो डिवीजन है वो इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इससे 2 सेल बन जाती है, एक सेल ये बनेगी, एक सेल ये बनेगी, ठीक है। अब बीजाणु द्वार की तरफ जो सेल होगी, जैसे ये मान लो बीजाणु द्वार की तरफ है, इधर ये बीजाणु द्वार की तरफ है, तो बीजाणु द्वार की तरफ जो सेल होगी उसको हम कहेंगे बेसल सेल, और जो निवाहक की तरफ की जो सेल होगी उसको हम कहेंगे एपिकल सेल। इस तरह से तो पहले वाले में डायरेक्शन ये होगा। दूसरे वाले को अगर हम देखें यहाँ, तो दूसरे वाले में देखो डायरेक्शन ये होगा कि इसमें जो माइक्रोपाइल है वो नीचे की तरफ है, तो इसमें डायरेक्शन ये होगा। अब इसमें जो बीजाणु द्वार की तरफ होगी वो बेसल सेल होगी, और जो निवाहक की तरफ होगी वो एपिकल सेल होगी। अब इसको आप कैसे भी देख लो, चाहे तो इसमें पढ़ लो तो भी देखो ये निवाहक की तरफ है, ये बेसल सेल एपिकल सेल है, ये निवाहक की तरफ है, ये एपिकल सेल है। तो कुल मिलाकर के बात है कि डेवलपमेंट चाहे आप कोई से बीजाणु में पढ़ो, बात ये एक समान ही होता है, ठीक। तो पहला डेवलपमेंट, पहला जो डिवीजन है वो हमारे यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। अब इस प्रकार से हम अगर ऊपर की तरफ देखें, थोड़ा बैक में चले, तो भाई देखो हम पाते हैं कि जो बेसल सेल है ये हम पढ़ चुके हैं भाई, इससे केवल सस्पेंसर बनता है निलंबक, ठीक है। और जो एपिकल सेल है इससे एम्ब्रियो बनता है। तो अब मैं ये कहूं कि भाई जो युग्मनज है उसको हमने ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 2 भागों में बांट लिया, आधे आधे में। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसे हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक, तो दिस इज द मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। और देखो एपिकल सेल है वो अंदर की तरफ है, एपिकल सेल है जो अंदर की तरफ है, इस तरह से देखो बीजाणु द्वार यहाँ रहेगा, ये रहेगा, बीजाणु द्वार यहाँ रहेगा, ये रहेगा, एपिकल सेल की तरफ मतलब भीतर की तरफ। तो इसको हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे
ये डाइकोट का है, आइंस्टीन ने कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में देखा था, तो डाइकोट का है। तो डाइकोट में तो डाइकोट हो या मोनोकोट हो, दोनों डेवलपमेंट लगभग समान सा ही होता है, कुछ अवस्था तक, उसके बाद थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इन आवृत्ति पादपों में जो डेवलपमेंट है वो मीरोब्लास्टिक एंडोस्कोपिक है, क्योंकि तो आधे से बनती है, आधे से एपिकल सेल से बनती है, बनता है पूरा भ्रूण, इसलिए इसको मीरोब्लास्टिक कहते हैं। अंदर की तरफ बनता है, इसलिए इसको एंडोस्कोपिक कहते हैं। तो पहला विभाजन हमने देख लिया कि पहला विभाजन यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। उसके बाद देखो दूसरा विभाजन जो एपिकल सेल है इसमें होगा, भी एपिकल सेल में होगा। तो एपिकल सेल में वर्टिकल डिवीजन होता है। पहले हुआ था ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स तो ही चलेगा ही इस तरह से। अब दूसरा जो डिवीजन है वो वर्टिकल डिवीजन होगा। ये मैं यहां पर ये इस तरह से माइक्रोपाइल, ठीक। पहला वर्टिकल डिवीजन, तो इसको हम कहेंगे टू सेल एम्ब्रियो, टू सेल प्रो एम्ब्रियो, प्राक-भ्रूण, दो कोशिकीय प्राक-भ्रूण। अगर कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारे पास मान लीजिए एक अमरूद है और उस अमरूद के हमने बीचों बीच में से, बिल्कुल बीचों बीच में से एक काट दिया, दो हिस्से हो गए बराबर। फिर हमने उसको थोड़ा घुमाया और घुमा के पहले वाले के बिल्कुल 90 डिग्री पर बीचों बीच में से काट दिया, तो अब उसके 4 हिस्से बराबर हो गए और सामने से हमें केवल 2 ही नजर आएंगे। तो इस तरह से वर्टिकल डिवीजन एक यहाँ हुआ था और एक वर्टिकल डिवीजन और होता है, जिसकी वजह से अब यहाँ ये 4 भागों में बढ़ जाता है। तो 2 सेल्स तो आपको सामने से नजर आएंगे और 2 सेल्स की किरणक आपको पीछे से नजर आएंगे। ये इसका माइक्रोपाइल, इसको कहेंगे हम 4 सेल प्रोएम्ब्रियो, या इसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट स्टिच, क्वाड्रेंट स्टेज, जिसमें 4 सेल बनी हुई हैं, 2 सेल्स आपको सामने से नजर आएगी और 2 सेल्स इसके अंदर पीछे से हैं। उसके बाद इस वाले डिवीजन की, यानी जो नेक्स्ट डिवीजन होगा उसमें जो पहला डिवीजन है, देखो उससे हमने पहली बार काटा अमरूद को, ऐसे 2 भाग बढ़ गए, फिर घुमा के हमने ऐसे काट दिया, 4 भाग हो गए, फिर एकदम बिल्कुल बीचों बीच में से एक ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया, तो अब इसमें 4 ऊपर और 4 नीचे, कुल 8 भाग हो जाएंगे। तो अब देखो बेसल सेल में कुछ परिवर्तन होता है और बेसल सेल इस तरह से हो जाती है, इसको हम कहेंगे वेसाइकल, या वेसाइकल का रूप ले लेती है और ये इसके नीचे अब धीरे धीरे निलंबक का निर्माण स्टार्ट करती है। और पहला डिवीजन इसके अंदर ऐसे हुआ था और अब ये इस तरह से। तो इसके अंदर आपको कुल, वैसे सामने से आपको केवल 4 सेल्स दिखाई देंगी, लेकिन इसमें हकीकत में कुल 8 सेल्स हैं। 4 ये हैं और 4 इसके पीछे से हैं। तो इसको हम कहेंगे 8 सेल प्रोएम्ब्रियो, या इसको हम कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज। अब और आगे चले, ये दिस इज ट्रांसवर्स डिवीजन। अब इसमें फिर प्रत्येक सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो देखो ये वेसाइकल, अब इसमें 1-2 सेल और बढ़ा लेते हैं इस तरह से, और अब इन सेल्स के अंदर एक बार और डिवीजन होता है। तो इस तरह से कर देते हैं इसको ऐसे, यानी कि सभी सेल्स अब एक बार अनुप्रस्थ विभाजित होती है। तो
अनुप्रस्थ विभाजित होने से अब कुल 16 सेल बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो अवस्था है ये 16 सेल स्टेज की है, इस तरह से। तो इसको हम कहेंगे 16 सेल स्टेज। ये अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस 16 कोशिकी की अवस्था में डिवीजन या जो सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस। ये बात ध्यान रखना भाई, 16 सेल स्टेज के अंदर डिफरेंशिएशन हो जाता है। और देखो जो इसके सामने की साइड की सबसे पहली सेल है ये, इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। इसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। और इसके अब देखो इसमें दो भाग है हमारे पास, हमको पता है कि एक तो आधा भाग ये नीचे वाला है, ये इसके नीचे, इसके नीचे, और इस एक आधा भाग इसके ऊपर है। तो जो इसके नीचे वाला है ये शीर्ष भाग है, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं एपिकोटाइल। इसको हम नाम देते हैं एपिकोटाइल। और जो हाइपोफाइसिस के पास होता है उसे हम नाम देते हैं हाइपोकोटाइल। और देखो हाइपोकोटाइल से ही फिर बाद में रेडिकल का निर्माण होता है, और एपिकोटाइल से बाद में जो पिल्यूमिल है उसका निर्माण होता है, पिल्यूमिल का निर्माण होता है। ठीक है, तो पिल्यूमिल, कोटिलेडन, ये सब बनते हैं एपिकोटाइल से। और जो रेडिकल, रूट कैप, ये सब बनते हैं इससे हाइपोकोटाइल से। अब इस 16 सेल स्टेज के अब डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो मैंने बताया था भाई गंतव्य का जो एक तरह से जो नियम था उसकी अगर हम बात करें तो वो यही कहता है कि पराग भ्रूण के अंदर प्रत्येक सेल भ्रूण का एक हिस्सा बनाती है या भ्रूण का एक भाग बनाती है। वो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि किस प्रकार से कौन कौन सी सेल्स कौन कौन सा भाग बना रही है। दिस इज वेसाइकल और दिस इज सस्पेंसर। तो वो सब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब भाई नीचे की जो सेल्स हैं ये वाली, इन सेल्स के अंदर बहुत तेजी से विभाजन होते हैं और ये अब ग्लोब्यूल स्टेज में या ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर में आ जाती है। अब हमने देख लिया भाई कौन सा भाग कौन सा बनाएगा। अब ये एक ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर में या एक ग्लोब्यूल शेप में आ जाती है इस तरह से। This is globular stage. ग्लोब्यूलर स्टेज, बाकी सब वही रहेंगे। अब देखो बात ये है, ये सारी चीजें यहाँ हो रही हैं इस जगह पर। और देखिए आगे कि अब इस समय से दो क्षेत्रों में इनकी डाइकोट पढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ से आगे देखो ग्लोब्यूलर स्टेज तक तो चाहे वो मोनोकोट है और चाहे वो डाइकोट है, दोनों का समान रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोब्यूलर स्टेज तक तो मोनोकोट और डाइकोट का लगभग समान ही होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है वो उसके आगे होता है, क्योंकि तो डाइकोट में 2 बीजपत्र बनेंगे और मोनोकोट में होता है 1 बीजपत्र। तो इसलिए इसमें 2 हिस्सों में यहाँ पर ज्यादा वृद्धि होती है या ज्यादा डिवीजन होता है, और ज्यादा डिवीजन होने की वजह से ये सस्पेंसर हो गया, इस तरह और लंबा बना दें इसको, ये हाइपोफाइसिस हो गई। उसके बाद अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी हार्ट शेप हो जाती है ऐसे। तो हार्ट शेप होने के कारण इस अवस्था को हम कहते हैं हार्ट स्टेज। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो।
देखो भाई, ये यहाँ पर है, देखिए ये वेसाइकल बना हुआ है इस तरह से, ये वेसाइकल है, ये निलंबक है ऐसे, और ये जो है अपना एम्ब्रियो वो इस तरह से ऐसे 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 ही इसके अंदर ये मान लीजिए वेसाइकल है, ये निलंबक है, और ये तो ये सब इसके अंदर बन रहा है। अब ये जो हिस्से हैं, ये वाले दोनों हिस्से, ये कोटिलेडन बनाएंगे। ऊपर की तरफ यहाँ इसमें बनेगा रेडिकल, जिसको हम मूलांकुर कहते हैं, और इसके बिल्कुल यहाँ नीचे इस जगह पर ये है एपिकोटाइल, जैसा जो पिल्यूमल बनाएगा। तो देखते कैसे कैसे डिफरेंस होता है। अब इसमें थोड़ा सा और वृद्धि होती है और ये इस तरह से बन जाते हैं। इस तरह से तो इस जगह पर तो होते हैं रेडिकल, और इस जगह पर होते हैं पिल्यूमल। बाकी सब ये सेल्स वगैरह भरी पड़ी इस तरह से, पूरी सेल्स ही है। अब देखो इसमें निलंबक जो है, ये निलंबक बन रहा है। निलंबक का काम क्या है? तो देखो जैसे जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो जाइगोट से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी कि किस प्रकार से यौवनज से भ्रूण का निर्माण होता है, और यही जो स्टडी है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भवन। अब इसमें ये पूरा है एम्ब्रियो, सॉरी जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है। तो धीरे धीरे ये जो सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, ये वाली सेल्स, तो देखो एम्ब्रियो जो है वो अपने आसपास की सेल्स को खाता जाता है और अपने आकार में वृद्धि करता है। जब अपने आसपास की सेल्स को खा लेता है तो फिर सेल्स जो है वो ऊपर की तरफ रह जाती है, निभाग की तरफ। तो ऐसी स्थिति में जो सस्पेंसर है वो बढ़ता है। तो सस्पेंसर जो बढ़ता है वो बढ़कर के जो एम्ब्रियो है उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, ताकि वो आसानी से जो सेल्स हैं उन्हें खा सके। जब उन्हें खाएगा तभी तो बढ़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म में ये खा लिया जाता है, या फिर थोड़ा बहुत बच जाता है। अब जिन बीज में या जिन सीड के अंदर ये एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बच जाता है उसे हम कहते हैं अभ्रूणपोषी, सॉरी बच जाता है उसे हम कहते हैं भ्रूणपोषी, और जिनमें पूरा के पूरा समाप्त हो जाता है उसे हम कहते हैं अभ्रूणपोषी। ठीक है, तो जिनके अंदर बच जाता है उसे हम कहते हैं भ्रूणपोषी, जैसे गेहूं के अंदर है, बाजरे के अंदर है, जौ के अंदर है। और जो नहीं बचता उसको हम कहते हैं अभ्रूणपोषी, जैसे मटर के अंदर है, चने के अंदर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। अब ये जो संरचना है ये भी इस तरह से हो गई है। देखो ये संरचना अब यहाँ से ऐसे हो गई है, ऐसे। अब आगे ये बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, अंदर लग गया है इसकी दीवार की। अब ये यहाँ से आगे जाएगा कैसे? ठीक है, जब यहाँ से आगे नहीं जाएगा तो फिर अब ये मुड़ेगा। तो इसे हम नाम देते हैं टोरपीडो स्टेज, हाइड स्टेज, टोरपीडो स्टेज। सब कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, अब केवल डाइकोटिलेडन है, द्विबीजपत्र है, वो बढ़ रहे हैं। अब इसमें कैसे ये मुड़ जाता है, देखो ये अब छोटा सा रह जाएगा ऐसे, बहुत छोटा सा, और ये इस तरह से।
तो यहाँ जो ऊपर की तरफ है वो रेडिकल है, यहाँ पर दिस इज रेडिकल, these are cotyledon, this is embryonal axis, और this is plumule, this is vesicle और दिस इज निलंबन। बाकी सभी सेल्स है इस तरह से। ये तो बना हुआ रहेगा ही पूरा बना हुआ। ये सब सेल्स ही हैं भ्रूण के अंदर। ये कोटिलेडन है, ये कोटिलेडन है और ये वेसाइकल जो हम पहले से लिखते आए। तो ये सब इसके अंदर होता है यहाँ इस तरह से। तो ये था डेवलपमेंट आज का डाइकोट का। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करेंगे। देखो अब मोनोकोट के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है। मैंने बताया कि भाई ग्लोबुलर स्टेज तक तो सबका समान होता है, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे वो डाइकोट हो। उसके आगे की जो डेवलपमेंट है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि डाइकोट के अंदर दो बीजपत्र होते हैं या दो कोटिलेडन होते हैं, जबकि मोनोकोट के अंदर केवल एक कोटिलेडन होता है। तो उसमें केवल डेवलपमेंट यानी कि जो ग्रोथ है वो मोनोकोट की एक साइड में होगी, जबकि दूसरा जो मोनो डाइकोट बनता है वो बहुत छोटा बनता है। ठीक है, यानी कि एक हासिल हो जाता है। तो यहाँ पर दो डाइकोट है कि दोनों साइड में वृद्धि बराबर होती है, वहाँ पर वृद्धि एक समान नहीं होती है, वहाँ पर वृद्धि अलग अलग होती है। तो फिर भी हम आगे की जो स्टेज है उनसे आगे की स्टेज के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में या फिर कल चर्चा करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।